नमस्कार और अध्याय 7 के दूसरे सत्र में आपका स्वागत है, जिसका शीर्षक है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने पुनर्जागरण और मानवतावादी पहलुओं के बारे में चर्चा की थी। आपको कुछ गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज भी दी थी। क्या आपने उनमें से कोई एक एक्टिविटी की? नहीं की तो जरूर कीजिएगा बच्चों। आज इस सत्र के शुरुआत में मैं आपको एक पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ, मतलब एक चित्र दिखाना चाहती हूँ। यह चित्र देखिए। इस पेंटिंग पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि यह पेंटिंग क्या दर्शा रही है? सोचिए बच्चों। यह पेंटिंग मानवतावादी पहलुओं से संबंधित है और यह पेंटिंग इतनी वास्तविक लग रही है, मतलब इतनी रियल लग रही है। एक और उदाहरण, क्या आपने कभी शेक्सपियर के बारे में सुना है या कभी आपने शेक्सपियर का नाम सुना है? ये देखिए बच्चों। और इसके बाद यह लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग को भी देखिए। क्या आप इस पेंटिंग का नाम जानते हैं? जी हाँ, मोनालिसा। क्या आप इन सभी में कोई समानता देख सकते हैं? जी बच्चों। अब सोचिए या मान लीजिए आपको मानवतावादी विचारधारा में कुछ चित्रित करना है और उसे यथार्थवादी बनाना है या रियल जैसा बनाना है, तो वो कैसे किया जाएगा? यह देखते रहिए बच्चों। और यही आज के सत्र का विषय भी है, यथार्थवाद मतलब रियलिज्म। क्यों है ना बच्चों दिलचस्प? और सीखने के लिए आपको दूसरे के काम को समझने की और उसको सीखने की भी ज़रूरत है। देखते हैं कि किस तरह से पुनर्जागरण काल में जो चित्रकार थे या जो मूर्तिकार थे, उन्होंने अरब के लोगों से क्या क्या सीखा और विज्ञान और दर्शन में अरबों के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कुछ इस प्रकार से है। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरिस्तु के ग्रंथों के अनुवाद पढ़े। ये अनुवाद अरब के अनुवादकों की देन थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों को सावधानीपूर्वक संरक्षण और अनुवाद भी किया था। जिस समय यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, उस समय यूनानी ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित भी थे। टॉलेमी का नाम तो बच्चों आप सबने सुना ही होगा। टॉलेमी ने अपनी रचना एल्ज़मेस्ट में अरबी भाषा के विशेष अवतरण अल का उल्लेख किया है, जो यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को भी दर्शाता है। मुसलमान लेखकों में अरब के हकीम और बुखारा, जो कि मध्य एशिया से संबंधित थे, के दार्शनिक इब्न सिना और आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल रजी ये शामिल थे। इन्हें इतालवी जगत में ज्ञानी माना जाता था। और इसके साथ एक अरब दार्शनिक इब्न रुशद ने दार्शनिक ज्ञान मतलब फिलॉसफी तथा धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की पूरी कोशिश की है। इस पद्धति को ईसाई चिंतकों ने भी अपनाया। बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे यथार्थवाद की। यथार्थवाद क्या था? यथार्थवाद, जिसका इंग्लिश वर्जन होता है रियलिज्म। रियलिज्म जो कि शब्द आया है रियल से, और रियल क्या होता है? रियल होता है जो चीज यथार्थ लगे, मतलब देखने में रियल लगे। अगर चित्र है तो वो रियल लगे, अगर कोई मूर्ति है तो वो रियल मतलब यथार्थ लगे। तो इसी प्रकार शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिकी तथा सौंदर्य की भावना ने इतालवी कला को एक नया रूप प्रदान किया। इसी को बाद में यथार्थवाद मतलब रियलिज्म का नाम दिया गया। कलाकारों को मूल आकृति जैसी सटीक मूर्तियां बनाने की चाह थी और इस चाह को पूर्ण करने के लिए उन्होंने वैज्ञानिकों की मदद ली, मतलब वैज्ञानिकों के कार्यों से भी उन्होंने प्रेरणा ली। बच्चों, आप जानते होंगे कि किस प्रकार एक मूर्ति को बनाने के लिए या एक चित्र को बनाने के लिए वह चित्रकार या मूर्तिकार वैज्ञानिकों के पास जाकर वहाँ जो सर्जरीज हो रही होती थी उनको जाकर देखते थे, उनका अध्ययन करते थे,
ताकि वह जो भी चीज़ बनाए या मूर्ति बनाए या कोई चित्रकारी बनाए तो वह बिल्कुल यथार्थ लगे, वह बिल्कुल रियल लगे। दुनिया के चित्रकारों में लियोनार्डो दा विंची ने एक अद्वितीय स्थान पाया हुआ है। उनके चित्रों में छिपी अभिव्यक्ति ने उन्हें आकर्षक बना दिया। लियोनार्डो मोनालिसा की अपनी प्रसिद्ध पेंटिंग के लिए अमर हो गए। मोनालिसा के होठों पर मुस्कान इतनी रहस्यमय है कि यह मनुष्य की समझ से बिल्कुल परे है और लोगों ने उसको समझने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ साथ द होली सपर, द वर्जिन ऑफ द रॉक भी कुछ ऐसी जानी मानी पेंटिंग्स हैं, या आप उनको अमर पेंटिंग का नाम भी दे सकते हैं। इन पेंटिंग्स को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। माइकल एंजेलो एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, कवि और इंजीनियर भी थे। उनकी पेंटिंग्स जैसी क्रिएशन ऑफ एडम और लास्ट जजमेंट शानदार कौशल की गवाही देती हैं। उन्हें इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 और फ्रांस के फ्रांसीसी लोगों द्वारा आमंत्रित किया गया, और सिर्फ आमंत्रित ही नहीं बल्कि पुरस्कृत भी किया गया था। इटली की वास्तुकला काफ़ी हद तक पूर्ण जागरण की भावना से प्रभावित थी या प्रेरित थी। इस समय के बिल्डरों ने प्राचीन ग्रीस और रोम की शैली और पैटर्न के बाद कई चर्चों, महलों और विशाल इमारतों का निर्माण किया। चर्चों और महलों के नुकीली मेहराबों को गोल मेहराबों, गुंबदों या यूनानी मंदिरों की समतल रेखाओं द्वारा प्रतिस्थापित भी किया गया था। इटली का एक शहर फ्लोरेंस कला संसार का केंद्र बन गया था। सेंट पीटर्स चर्च, रोम कैथेड्रल ऑफ मिलान एंड पैलेस ऑफ द वेनिस एंड फ्लोरेंस पुनर्जागरण वास्तुकला के कुछ उल्लेखनीय नमूने थे। समय के कारण पुनर्जागरण वास्तुकला फ्रांस और स्पेन में भी फैल गया। वास्तुकला की तरह मूर्तिकला भी पुनर्जागरण काल के दौरान एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई। डोनाटेलो नाम के एक और इटालियन मूर्तिकार को सेंट की यथार्थवादी प्रतिमा के लिए याद किया जाता है। फ्लोरेंस में माइकल एंजेलो की डेविड की विशाल संगमरमर की मूर्ति अपने आप में एक महानतम मूर्ति है। उन्होंने मूसा की भी भव्य प्रतिमा बनाई। उन्होंने रोम में बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर का निर्माण भी किया। और बच्चों, एक और विकास जो मानव सोच का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या सोच सकते हैं कि ऐसा मार्ग प्रशस्त करने वाला कारण क्या था या विकास क्या था? जी हाँ बच्चों, यह थी मुद्रित पुस्तकों का विकास, मतलब प्रिंटिंग। अब देखते हैं कि यह प्रिंटिंग किस तरह से, या प्रिंटिंग कल्चर किस तरह से शुरू हुआ। पर उससे पहले यह सोचिए कि एक ऐसा समय जब आपके पास कोई भी किताब ना हो, कुछ भी लिखा हुआ ना हो। आजकल तो आपके पास सारी सुविधाएं हैं, और एक वक्त ऐसा सोचिए जब आपके पास इस तरह की या पढ़ने का कोई भी माध्यम नहीं है, ना किताब और ना सेल फोन। तो हमें प्रिंटिंग को, मतलब मुद्रण को समझने के लिए उस काल में जाना पड़ेगा, उस तरह के लोगों की तरह चिंतन करना पड़ेगा जब उनके पास पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ हस्तलिखित प्रतियां ही होती थीं। यह तो हमें धन्यवाद करना चाहिए जॉन्स गुटेनबर्ग का, जिन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई। सन 1455 में बाइबल की लगभग 150 प्रतियां उनकी कार्यशाला में ही छपी थी। जैसे ही मुद्रित, मतलब प्रिंटेड किताबें या प्रिंटेड पुस्तकें लोगों के पास उपलब्ध हुई, लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया। और छात्रों को अब केवल लेक्चर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, अब वह खुद से पढ़ सकते थे। तो परिणाम स्वरूप विचार और जानकारी पहले से भी और अधिक व्यापक और तेजी से बढ़ी। इटली की मानवतावादी संस्कृतियां अधिक तेजी से फैलती चली जा रही थी। बच्चों, देखते हैं कि इस समय महिलाओं की स्थिति कैसे थी। इधर से यथार्थवादी अपना काम कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से जो था वो चित्रकला बनती चली गई, मूर्ति कला में किस तरह से जो है वो विकास हो रहा है, आर्किटेक्ट में, स्थापत्य कला में किस तरह से जो है विकास हो रहा है,
और इसके साथ साथ जो प्रिंटिंग प्रेस आई उसने किस तरह से लोगों के विचारों में परिवर्तन किया। और अब देखते हैं कि किस प्रकार पुनर्जागरण की वजह से जो महिलाएं थीं उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया और उनकी समाज से क्या आकांक्षाएं थी। कुलीन परिवार के लोगों ने अपने बेटों को पारिवारिक व्यवसाय या सार्वजनिक जीवन में अपना स्थान लेने के लिए शिक्षित किया। अक्सर विवाह जो किया जाता था उसका उद्देश्य होता था व्यवसायिक गठजोड़ को मजबूत करना। यदि पर्याप्त दहेज नहीं होता था तो बेटियों को नन समझते हैं ना, जो हमने पिछले अध्याय में भी किया। बेटियों को नन बनने के लिए मठों में भेज दिया जाता था। जाहिर है महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका भी सीमित ही होती होगी और उन्हें केवल घरों की देखभाल के लिए कहा जाता था। मगर कभी कभी पत्नियां व्यवसायों की देखरेख भी करती थी जब पुरुष सदस्य किसी बाहर काम पर जाते थे। पर बच्चों, धीरे धीरे मानवतावादी शिक्षा की वजह से कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक और संवेदनशील हो गई थीं और उन्होंने इस संवेदन को और इस मानवतावादी विचार को अभिव्यक्त भी किया। जैसे वेनेशियन कैसेंड्रा थी, उन्होंने महिलाओं के लिए आज़ादी मांगी। और बच्चों, मानवतावाद पर आपके क्या विचार हैं और आप इस मानवतावाद को यथार्थवाद के साथ इस 21वीं शताब्दी में कैसे संबंधित कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आप इस मानवतावाद को यथार्थवाद से संबंधित कर सकते हैं, वो भी 21वीं सदी के अनुसार। मानवतावादी जो कि मानव की अवधारणा से संबंधित है, यथार्थवादी जब आप मानव की भावनाओं को या मानव से जुड़े रस को, आपने हिंदी में 9 रस अवश्य किए होंगे, तो आप वो 9 रस को किस तरह से चित्रित कर सकते हैं और उसको यथार्थवाद का रूप कैसे दे सकते हैं। अब देखते हैं कि पुनर्जागरण ने मानव की नई अवधारणा में कैसे योगदान दिया। फ्रांसेस्को बारबेरो ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उस समय के अच्छे शिष्टाचार की बात कही गई। जैसे शिष्टाचार आप सब अपने परिवार से, आप सब अपने स्कूल में ज़रूर सीखते हैं। जैसे सबके साथ विनम्रता से बोलना चाहिए, अच्छे ढंग के कपड़े भी पहनने चाहिए और इसके साथ साथ जीवन के लिए एक कौशल सीखना बहुत ज़रूरी है। चित्रकारों ने इतालवी कला को यथार्थवादी रूप किस प्रकार प्रदान किया, चलिए देखते हैं। माइकल एंजेलो, यह इटली के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। उनके बनाए चित्रों में द लास्ट जजमेंट तथा द फॉल ऑफ मैन विशेष उल्लेखनीय हैं। रफेल, इन्होंने मैडोना का चित्र बनाया। रफेल की चित्रकारी का सर्वश्रेष्ठ नमूना था मैडोना का चित्र। अगले हैं थॉमस मोर, यह उच्च कोटि के साहित्यकार थे और इनकी कृतियों में यूटोपियनिज्म का विशेष उल्लेख किया गया है। इसमें तत्कालीन समाज की कुरीतियों पर भी व्यंग्य किया गया। अगले थे मैकियावेली। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। इनकी रचना द प्रिंस में उन्होंने एक नए राज्य के स्वरूप की कल्पना की है। अगले हैं लियोनार्डो दा विंची, यह इटली के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनके चित्रों में द लास्ट सपर और मोनालिसा बहुत प्रमुख है। चित्रकार होने के अतिरिक्त यह एक उच्च कोटि के मूर्तिकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, गायक और कवि भी थे। यहाँ पर आप देखिए बच्चे कि एक कला नहीं है, विभिन्न कलाओं का सामंजस्य है। किस तरह से वह एक मूर्तिकार भी थे, एक दार्शनिक भी थे, एक वैज्ञानिक भी थे और एक गायक भी थे, कवि भी थे। अगले देखते हैं, अगले हैं गुटेनबर्ग। जर्मनी निवासी गुटेनबर्ग ने यूरोप में छापेखाने का आविष्कार किया और बाइबल इन्हीं के द्वारा मुद्रित सबसे पहली पुस्तक थी जो कि 1465 ईस्वी में प्रकाशित की गई। गैलीलियो, यह इटली के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इन्होंने दूरबीन की सहायता से नक्षत्रों के संबंध में अनेक तथ्यों का पता लगाया, जिसको हम और भी इलैबोरेट फॉर्म में अगले सत्र में करेंगे।
कोपरनिकस एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। खगोलीय पिंडों के परिभ्रमण से परे इन्होंने इन विषयों पर चर्चा की। कोपरनिकस ने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। बच्चों, आपने सोलर सिस्टम के बारे में जो है अपने क्लास 6 में, कक्षा 6 में ज़रूर पढ़ा होगा और यह सिद्धांत आपने वहाँ पर अच्छी तरह से समझा होगा कि किस तरह से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। उसके बाद दांते, यह इटली के एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने लैटिन भाषा में अपनी पुस्तकें लिखी जिनमें डिवाइन कॉमेडी विशेष उल्लेखनीय है और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी कविताओं का भी संकलन किया। अगले हैं फ्रांसिस बेकिन। यह पुनर्जागरण काल के अंग्रेजी राजनीतिज्ञ और साहित्यकार थे। इन्होंने उच्च कोटि के निबंधों की भी रचना की। बच्चों, अब समय है पुनरावृत्ति का। आज देखते हैं कि हमने इस सत्र में क्या क्या सीखा। हमने शुरुआत की पुनर्जागरण से, मतलब रेनेसां से। उस रेनेसां को हमने ह्यूमैनिज्म के साथ, मतलब मानवतावादी विचारधारा के साथ जोड़ा और मानवतावादी विचारधारा को हमने यथार्थवाद के साथ जोड़कर समझने की कोशिश की। और हमने यह देखा कि किस तरह से विभिन्न चित्रकार और मूर्तिकार ने किस किस तरह से अपने चित्रों को और मूर्ति कला को यथार्थ बनाने की पूरी कोशिश की। अब बच्चों, अब समय है प्रश्न उत्तर का। आप तैयार हैं? जी हाँ। सो पहला प्रश्न, वास्तुकला के क्षेत्र में रोमन लोगों की देन पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न, यूरोप में प्रिंट तकनीक का विकास किस प्रकार हुआ? मुद्रित पुस्तकों की दूरगामी प्रभाव का परीक्षण कीजिए। अगला प्रश्न, मानव की नई अवधारणा की जांच कीजिए जो मानवतावाद के प्रभाव से सामने आई। और अब इसके साथ है एक्टिविटी टाइम, मतलब गतिविधि का समय। गतिविधि नंबर 1, इस्लामी वास्तुकला के साथ इस अवधि के इटालियन, मतलब इतालवी वास्तुकला की तुलना कीजिए। गतिविधि नंबर 2, मानवतावादी विचारों पर अपने विचारों को प्रकट कीजिए। गतिविधि नंबर 3, अपने विचारों को किसी भी माध्यम से चित्रित कीजिए। आप कविता लिख सकते हैं, आप पेंटिंग बना सकते हैं, आप मूर्ति बना सकते हैं, आप किसी भी तरह से अपने विचारों को कोई भी आकार दे सकते हैं। और इन एक्टिविटीज़ के साथ यह सत्र यहीं पर समाप्त हो रहा है। आज हमने किया कि किस प्रकार पुनर्जागरण, मानवतावादी विचारधारा और मानवतावादी विचारधारा के साथ यथार्थवादी विचारधारा आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। बच्चों, इन एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा और खुद से कुछ प्रश्न बनाइएगा और उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखिएगा। सो बाकी के बचे हुई बातों को हम अगले सत्र में करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।